नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में ये किस तरीके की जंग छिड़ी हुई है कि दोनों मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी दोनों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों जो है अपने अपने अहम या फिर कह सकते हैं जो टकरार की स्थिति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर चाचा भतीजे में जंग। हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा, इसको लेकर चाचा भतीजे में जंग। और बीजेपी सुलह सफाई की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिशें बिल्कुल अभी नाकामयाब नजर आ रही हैं। आज हमारे साथ पटना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विनीत कुमार सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं और चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और आज उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। ये दावे जो हो रहे हैं और वार पलटवार जो हो रहा है चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी के बीच में, उसका आखिर क्या होना है। एनडीए में क्या चिराग बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे? ऑफर तो उनको महागठबंधन से भी आ रहा है, बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आज हम विनीत से जानने की कोशिश करते हैं। विनीत जी, ये चल क्या रहा है? इतनी बातें हो रही हैं चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, नहीं रहेंगे, दावे हैं, काउंटर दावे उधर से आ रहे हैं, क्या हो रहा है? हृदय, पहले तो ये जान लें आप कि अभी हम एनडीए में हैं, आगे भी रहेंगे, तो इस पे कोई सवाल नहीं है, कोई भी इस पे इफ एंड बट नहीं है। हम लोग काफी मजबूत स्तंभ हैं और काम यही है कि मोदी जी को कैसे बिहार में 40 सीट और देश में 400 सीट दिलाया जाए। तो दिलाया तो जाए, लेकिन ये तो सीट शेयरिंग का जो पूरा मसला है वो तो कहीं सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। आप लोग मांग कर रहे हैं 6 सीट लोकसभा, 1 राज्यसभा। उधर वो भी पशुपति पारस की पार्टी भी कह रही है कि हमें भी 5-6 सीटें दिया जाए। रोहित तो भाई इतनी सीटें तो बीजेपी नहीं देने वाली है ना, दोनों को मिला। स्वाभाविक है, लेकिन समझने वाली ये बात है कि बीजेपी एक प्रबुद्ध सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है। उनको मालूम है कि जनाधार किसके पास है। और देखिए, पहले तो अब गठबंधन धर्म में है, तो पहले एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी कम से कम सार्वजनिक मन से तो नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं उससे बात नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि जो निर्णय है ले लिया गया है, अब बस केवल घोषणा का इंतजार है। क्या निर्णय लिया गया है, आपको मालूम है क्या निर्णय है? जी, बता दूंगा मैं आपको। हाँ, बताइए क्या जो आपको जानकारी जो आप बता सकते बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुले तौर पर बताऊंगा। 2019 में 6 सीट हम जीते थे, क्योंकि 6 सीटों पे लड़ा हमने, 100% का स्ट्राइक रेट था। वहां पे हमारी दावेदारी मजबूत है। इसके अलावा 2.5 साल 3 साल में जो चिराग पासवान हमारी पार्टी ने बिहार के 40 जिला में मेहनत किया है, तो बीजेपी अगर ज्यादा भी देना चाहे तो उसके लिए जीतने के लिए दम रखते हैं। तो ये बात रोहित भाई, कहीं ना कहीं जनता ने अपने जनाधार से बता दिया है कि बॉस, अगर आप हाजीपुर की बात करें या जो बाकी के 5 और संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो हम कितना मजबूत हैं। इसके बाद भी कोई अगर मगर का सवाल नहीं बचता है। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि देखिए 19 का फॉर्मूला आप कह रहे हैं, लेकिन 19 के बाद ही तो आपके सारे सांसद आपको छोड़ के चले गए, चिराग अकेले रह गए। इसी दम पे तो पशुपति पारस कह रहे हैं कि सारे सांसद हमारे साथ हैं, इसीलिए वो सीटें हमें दी जानी चाहिए। सबसे हास्यास्पद बात है कि जब पार्टी टूटी थी और परिवार को तोड़ा गया था, तो ये 5 सांसद बाहर गए थे। उन्हीं में से 2 से 3 सांसद अब इधर आना चाहते हैं। कौन कौन है? जैसे वीणा देवी की बात कर लीजिए, हमारे साथ, हमारे नेता के साथ मंच साझा करते रहते हैं। इसके अलावा और भी नेता हैं जो कि माननीय चिराग पासवान जी के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं। जैसे खगड़िया के महबूब अली कैसर जी हो गए, नवादा के चंदन सिंह जी हो गए, जो अक्सर जाके मिलते रहते हैं। तो ये कहना हमारे सिंबल पे आप लड़ते हैं, हमारे नाम पे जीतते हैं, और भले भी अनैतिक ढंग से आप परिवार और पार्टी को तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास जनाधार है। अगर जनाधार होता तो इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या होती आपकी? तो कभी आपने सुना है, कभी हमने कभी अनर्गल बात कही है अपने घटक दल को लेकर, गठबंधन में लेकर? तो पार्टी क्या विनीत, आपने ये बताइए कि पार्टी क्या सिर्फ पशुपति पारस से तोड़ी थी या कोई इसमें और इंस्ट्रूमेंटल था? रोहित भाई, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको मालूम है, पर मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है। 2 साल 2.5 साल निकल चुके हैं। अब वो ज्यादा मुद्दा जो है महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि आने वाले चुनाव में हम कैसे तैयारी करें और 40 सीट बिहार की जीत के एनडीए की झोली में डालें। तो 40 का फॉर्मूला बन कहां रहा है? आप ही लोगों की वजह से पूरा मामला अटका हुआ है। देखिए, तो जानकारी यही है कि पारस और चिराग का जो झगड़ा है, उसको कल भी मुलाकात उनकी हुई है पशुपति पारस की बीजेपी के आला नेताओं से। वहां से भी यही बताया गया कि आप लोग सुलह सफाई कर लीजिए और फिर मिलके हो सकता है तो 6 सीट ले लीजिए। देखिए क्या है,
अब सुलह होगी या समझौता होगा, ये माननीय मंत्री जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी करेंगे, ये हमारे लोग लेवल की बात नहीं है। लेकिन हम फिर से रोहित भाई अपनी बात को दोहराएंगे कि हम बात करते हैं विनेबिलिटी फैक्टर को लेकर, जनाधार को लेकर। अब जनाधार जब हमारे साथ है तो क्या हम दावा छोड़ दें वहां पे? और ये बात हम नहीं, आप समझते रोहित भाई, आप कितनी बार हमारे साथ गए हैं, आपने कवर किया उस चीजों को, आप बताते हैं कैसी भीड़ उमड़ती है। तो कोई अगर खोखले वादे करे तो मुझे लगता है कि वादों का समय चला गया, अब निर्णय का समय आ गया, जो कि बीजेपी के पाले में जो बॉल है, मुझे लगता है कि 24-48 घंटा में निर्णय आ जाएगा। तो हम लोग जो है गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बड़ी शालीनता के साथ चुप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं निर्णय का। लेकिन अगर कोई हाय तौबा मचाए तो उस पर कोई क्या करे? तो उनका अपना दावा है ना, वो व्याकुलता है, निराशा है, कुंठा है। मतलब पारस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं सब निराशा है। हमने कहा कि मैं फिर से कहूंगा, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता तो बताती है, जिसके पास 500 वोट नहीं, आप हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में, वहां पे आपको भगा दिया जाता है। तो ये क्या द्योतक है, ये क्या परिचायक है? तो यानी कहने का मतलब ये है विनीत जी कि चिराग पासवान के पास वोट है और पशुपति पारस के पास कोई वोट नहीं है, खोखले वादे हैं, सिर्फ खोखले वादे हैं। जनता किसके साथ है, खासकर दलित समाज हो या फिर पासवान समाज हो, किसके साथ नहीं? मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा। चिराग पासवान केवल दलितों के नेता तो हैं ही, इसके अलावा भी जाति से बियॉन्ड जाकर जमात के नेता हैं। और रोहित भाई, आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि चिराग पासवान कट्स अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या स्वर्ण, क्या महिलाएं, क्या बहनें, सबको ही उनको पसंद करता है। तो ऐसे नेता को छोड़ के फिर अगर ऐसे वादे किया जाए, अकुलाहट में कोई बयान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो एनडीए के लिए उचित नहीं। तो बीजेपी आपको क्या लगता है कि किसके तरफ आपको लगता है झुकाव हो सकता है? बीजेपी किसको सोच रही है कि हाँ ये मेरा विनेबल उम्मीदवार है या गठबंधन है? क्या चिराग पासवान में जो है भविष्य दिखता है बीजेपी को अपना, या फिर पशुपति पारस में दिखता है? खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर मैं बात कर रहा हूं। अभी भी कोई शक की गुंजाइश है रोहित भाई? पहले तो चिराग पासवान जी युवा, बेदाग चेहरा, बिहार को लेके चलने वाला है, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट। और एक तरफ आप तुलना कर रहे हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने अपने महत्वाकांक्षा के लिए कई हदें पार कर दी, अपने बड़े भाई जिसको भगवान कहते थे उनको तक नहीं छोड़ा है। तो मैं ये फिर से कहूंगा कि मैं तुलना नहीं करना चाहता, मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन चिराग पासवान आज के सर्वमान्य नेता है और बीजेपी इस बात को समझती है। लेकिन पारस की पार्टी से तो लोग टिप्पणी कर रहे हैं चिराग पासवान पे, बहुत हमले भी कर रहे हैं कड़े। अफसोस तो वही है रोहित भाई ना, कि एनडीए के किस नेता ने उनको अधिकृत किया है कि आप अपने एक फेलो घटक दल के बारे में ऐसी बात करें? ये तो एनडीए को संज्ञान लेना चाहिए। और हमने कहा है कि हम भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी हमने देखा है, आपने देखा है कि वैकुलता में कभी हमने लूज बयान दिया है? लेकिन विनीत जी एक चीज ये भी समझिए, कल चिराग भी जब साहेबगंज गए थे परसों, तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारों में हमला नीतीश कुमार पर किया था। शिक्षा, युवा, बहुत सारी चीजों को लेकर कहा था, पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो वो भी तो गठबंधन धर्म के खिलाफ है ना। नीतीश कुमार के साथ आप गठबंधन में है चिराग पासवान। रोहित भाई, उस समय साहेबगंज में मैं वहां मौजूद था, वहां पे चिराग पासवान जी ने चिंता जाहिर की, उन्होंने बताया, एक तुलना किया है जिसकी हम लोग एनालॉजी ड्रॉ कहते हैं, कि जमुई जब 2014 में उन्होंने जब ये एमपी बने थे तो 99वें रैंक पे था। मैं बात कर रहा हूं सारे जिलों की देश में। आज वो नंबर 1 जिला है कांची जिलाओं में। तो वो कह रहे थे कि अगर मैं अकेला जमुई को नंबर 1 ला सकता हूं तो बिहार नंबर 1 स्टेट क्यों नहीं बन सकता है? और फिर उन्होंने बताया कि बिहार का क्या गौरवशाली अतीत था और आने वाले समय में अगर बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को समाहित किया जाएगा तो बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा। उन्हें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन क्या चिराग सहज है नीतीश कुमार के आने से? क्योंकि देखिए सारा खेल बिगड़ गया है नीतीश कुमार के आने से। पहले मैं भी जानता हूं कि चिराग को 6 सीटें मिल सकती थी अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो, और बातचीत हो भी चुकी थी, मुझे पता है। लेकिन नीतीश का आने से तो पूरा ये जो खेल है वो बिगड़ गया है ना आप लोगों का नंबर गेम। रोहित भाई, गठबंधन बीजेपी के साथ हमारा है और हमें बीजेपी पे यकीन है, और बीजेपी यकीन इसलिए है कि हमने काम किया है, जनता ने बताया है। तो नीतीश कुमार जी, अब तक हाल कि नीतीश कुमार जी की जो नीतियां थी वो बिहार के लिए अच्छी नहीं थी, बिहार के उत्थान के लिए। लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं, एनडीए की सरकार बनी है, हमारी नजर है, बीजेपी की नजर है, तो बिहार बेहतर काम करेगा, नीतीश कुमार जी बेहतर काम करेंगे। बीजेपी अपना टिकट काट के थोड़ी तो चिराग पासवान को टिकट दे देगी। बीजेपी का अपना तो कम से कम मान के चलिए 17 जरूर लड़ेगी, कम से कम लड़ेगी। और नीतीश कुमार भी अगर अड़ जाते हैं या थोड़ा बहुत अगर कम भी करते हैं तो 15 से कम में तो वो भी नहीं मानेंगे। तो 17-15 हो गए, 32, 8 बचे मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी को लाने की चर्चा चल रही है। तो भाई किसी को तो झुकना पड़ेगा विनीत जी, या तो चिराग झुके या तो पशुपति पारस झुके। रोहित भाई, मैं फिर से अपनी बात की पुनरावृत्ति करूंगा
कि हमें ये नहीं मालूम है कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, हमारा कंसर्न भी नहीं है। हम जितना सीट पे जीत सकते हैं जो 2019 में जीते थे, क्योंकि यहां पे फिर से वही बात है 400 का आंकड़ा पार करना है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं और बीजेपी इस बात को समझती है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि एक भी सीट जो है हमारी झोली में नहीं आए। इसको लेकर हम चल रहे हैं और बीजेपी के नेता को इस बारे में मालूम है। और कुछ कम सीटें अगर दी जाएंगी तो महागठबंधन में जाने के लिए तैयार है ना रोहित भाई? राजनीति जो है मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, अगर मगर इफ बट में नहीं चलता है। जब होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मुझे मानना है यहां पे भी कि अभी भी एनडीए के साथ हम हैं, आगे भी रहेंगे और बड़ी मजबूती के साथ है और बीजेपी जो भी करेगी हमें सम्मान देगी। यही राजनीति है ना, जहां बताया जाता था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है तो दरवाजे भी खुले, रोशनदान भी खुली, सब कुछ खुला। तो इसीलिए आप भी बेहतर समझ रहे हैं कि राजनीति में खिड़की रोशनदान खोल के जरूर रखा जाता है, दरवाजे भले आप बंद कर दीजिए, निकलने का या आने का एक रास्ता छोड़ा जाता है। महागठबंधन से एक ऑफर बताया जाता है, 8 सीटें देने की बात हो रही है, यूपी में 2 सीट दे देंगे। तो तेजस्वी यादव के साथ काम करना क्या ठीक है आप लोग के लिए? कंफर्टेबल रहेंगे? देखिए, पहले तो हमें नहीं मालूम है कि ऑफर आया है कि नहीं आया है, आप लोग के माध्यम से ही हमें ज्ञात हुआ है। और इंग्लिश में कहते हैं ना कि व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस इट, तो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। यानी ब्रिज क्रॉस करने के लिए तैयार तो है ना? हमने कहा है कि कोई सिचुएशन अगर आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा, हमारे राष्ट्रीय नेता डील करेंगे, माननीय चिराग पासवान जी। अभी कयास लगाना गलत होगा। अच्छा, ये हाजीपुर का क्या होगा? हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे या फिर पशुपति पारस लड़ेंगे? साफ साफ बताइए। स्वाभाविक है, 2 टुक शब्दों में, या तो चिराग पासवान जी लड़ेंगे, नहीं तो लोजपा रामविलास से कोई प्रतिनिधि लड़ेगा, पीरियड, स्टॉप। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये तो मैं भी जानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई और नहीं लड़ेगा, लड़ेंगे तो चिराग ही लड़ेंगे, मैं भी जानता हूं। लेकिन चिराग लड़ेंगे या फिर पशुपति पारस लड़ेंगे, ये एक सवाल है बड़ा। पशुपति पारस दावा कर रहे हैं कि मैं ही लड़ूंगा। खबर हमें भी ये आ रही है कि चिराग पासवान को शायद वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनका भी दावा बिल्कुल ठोस है और वो उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। रोहित भाई, मैंने कह दिया कि वहां से लोजपा रामविलास का ही कोई प्रतिनिधि लड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अगर दावा करता है तो मुझे लगता है उसके दावे की हवा निकल जाएगी। और जिसको जितना ज्यादा शौक है, अगर अकेले आकर लड़ना है, जहां से लड़ना है आप लड़ लें, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। पैचअप क्यों नहीं कर लेते हैं पारस जी के साथ? लॉर्ड्स ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन द गैंजेस, मेरे नेता कहते हैं, और ये मेरे बस की चीज नहीं है। माननीय मंत्री और चिराग पासवान जी आपस में बात करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा रोहित भाई कि समय बहुत निकल गया है, 2.5-3 साल, अब उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यानी कि पानी बहुत क्या गंगा में बह चुका है। यानी कोई पैचअप का कोई मतलब अब उस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, सोच नहीं रहा है ना, देखिए आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसी फॉर्मूले पर अभी भी है ना कि आप लोग पैचअप कर लीजिए, 6 सीट ले लीजिए। ये बात भी है, कल की मैं मीटिंग की बात बता रहा हूं। बीजेपी ने यही बताया कि आप लोग सुलह सफाई कर लीजिए, तो कोई सुलह सफाई की कोई गुंजाइश है विनीत जी? रोहित भाई, मुझे लगता है कि बीजेपी भी हमारे जो मंतव्य हैं, जो आशय हैं, उसका सम्मान करेगी, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन में हम हैं तो सारे घटक दलों का सम्मान होना चाहिए, कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। तो ये चिराग पासवान जी पे छोड़ दें। और मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी का हस्तक्षेप करने का मतलब कोई बनता नहीं है यहाँ पे। पारस की पार्टी के कई नेता हैं जो चिराग पासवान को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं, बिहार तक पर ही दे रहे हैं, कि उन्हें एनडीए से निकाल फेंकना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान सही है गठबंधन के घटक दल के बारे में, साथी के बारे में, कि एनडीए से निकाल कर फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? भाई कतई नहीं। भाई वो कौन होते हैं जब ऐसे लोगों पे क्या कहेंगे? जब वही हम कह रहे हैं, जब नवंबर में जब हम एनडीए में गए थे, आपने देखा होगा, आपको सीन याद होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिराग पासवान को अपने पुत्र की तरह गले लगाया था, गाल छुआ था। तो बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, वो निर्णय लेगी कि ये लोग निर्णय लेंगे? मैंने क्या कहा कि व्याकुलता में, कुंठा में, निराशा में ये लोग अपना ऐसे बयान दे रहे हैं, जो कि उनसे बचना चाहिए उन चीजों से। सिर्फ कुंठा है या फिर क्या, या फिर कह सकते हैं कि उनको लग रहा हो कि चिराग पासवान उनके लिए आगे चल के खतरा हो सकता है? ऐसे भी कोई बात है क्या? कुंठा निराशा ही तो है ना, दे आर डिसअपॉइंटेड। और डिसअपॉइंटमेंट में आप क्या करते हैं? डिसअपॉइंटमेंट क्या चीज का है? क्योंकि भाई जो वो चाहते थे उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, ना जनता उनको सपोर्ट कर रही है, ना बीजेपी सपोर्ट करेगी, जो मैं आशा करता हूं। क्योंकि रीजन है रोहित भाई, ऐसे ही हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। वी हैव स्लॉग्ड आवर सॉक्स ऑफ, हमने काम किया है 3 साल और उसके बाद से हम यहां पहुंचे हैं। आप ये बता दें कि माननीय हाजीपुर में 1 का
तो कहते हैं ना कि ये लोग एक तुर्रा करते हैं कि जिसका है गो गेटिंग, ऐसा कुछ कहते हैं वो लोग कि विनिंग गेटिंग कहते हैं लोग। मैं कहता हूं विनिंग नॉट वर्किंग शंटिंग। आपको निकाल दिया जाएगा। आपने बीजेपी के पहले लिस्ट में देखा है बहुत से लोगों का टिकट कटा जिन्होंने काम नहीं किया है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि वर्कहॉलिक 18 घंटा काम करते हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक तरीके से कहें तो साहेबगंज में तो चिराग पासवान ने, अगर मैं वो इस्तेमाल करूं शब्द का, धमकाया है एक तरीके से एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। हाँ, नहीं लगता है दबाव की राजनीति है कि भाई वो कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं है, मेरा गठबंधन बिहार के लोगों के साथ है, बिहार के साथ है, उनका जो अपना विजन है बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट वाला, उसके साथ उनका गठबंधन है। तो ये क्या है, गठबंधन में रहकर ये कहना कि मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं है, सिर्फ जनता के साथ गठबंधन है, ये तो दबाव की राजनीति है ना विनीत जी। रोहित भाई आपने बहुत स्ट्रांग शब्द का इस्तेमाल किया है, धमकी। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस शब्द को अगर आप हटा भी दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त दबाव की राजनीति तो जरूर है। नहीं, मैं इसको हमारा किसी भी लोकतंत्र है तो आपका गठबंधन जनता के साथ ही होता है ना, जनता ही आपको वोट देती है। और गठबंधन का मतलब क्या होता है कि आपका भरोसा कि भैया हमको चुने जाएंगे तो हम काम करेंगे, और उनका आश्वासन भी कि वोट आपको हम देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, तो परिवार में तो गठबंधन होता है, एक कमिटमेंट होता है, एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है। तो वही बात तो चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता के साथ ही तो गठबंधन है। बात को गोल गोल नहीं घुमाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मामला क्या है। यहाँ कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो जरूर हो रही है। लेकिन ये बताइए, चिराग अगर एनडीए में है तो वो क्या खतरा है किसी के लिए, किसी दल के लिए? नहीं, हम खतरा नहीं है। इनफैक्ट हम वैल्यू एडिशन करेंगे। जैसे मान लीजिए चिराग पासवान युवा है, अभी काफी समय हमारे पास पड़ा हुआ है और हमको जल्दीबाजी में नहीं है रोहित भाई। खतरा वो लोग समझते हैं जो इनसिक्योर हैं, जो काम नहीं करते हैं। काम करने वाला व्यक्ति कभी भी आपसे डरा सहमा नहीं होगा, लेकिन अगर काम नहीं कीजिएगा, बिना काम किए मलाई खाइएगा, तब तो आपको डर होगा। यानी कि पारस के लिए खतरा है चिराग पासवान? स्पष्ट जवाब। मुझे लगता है कि चिराग पासवान खतरा नहीं है, उनका नाकामी, ना काम करने की फितरत, वो उनके लिए खतरा है। यानी चिराग काम करते हैं और ये चाचा काम नहीं करते हैं, स्वाभाविक है। तो इसीलिए चिराग को वो खतरे के तौर पर देखते हैं। अगर आप इसको खतरा मानते हैं तो ठीक है। बिल्कुल, अब एक ही जगह है ना भाई, एक ही आपका वोट बैंक, एक ही है। स्वाभाविक है ना कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा, कोई काम करेगा तो जनता उसको चुनेगी ना जो काम करता है, जो उनके साथ खड़ा है सुख दुख में। नीतीश कुमार के लिए भी खतरा है चिराग पासवान? मैंने कहा है कि हम किसी के लिए खतरा नहीं है रोहित भाई, हम काम कर रहे हैं। 2020 में तो आप जबरदस्त खतरा था नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। नहीं रोहित भाई, एक बात जानिए कि जनता ने अपना जो वोट दिया था वो हमारे माध्यम से अपना जो वक्तव्य मंतव्य है प्रकट किया था। उसमें आप ये कहिए, अगर नीतीश कुमार जी ने काम किया होता या किसी पार्टी ने भी काम किया होता तो हम खड़े होते या कोई और भी पार्टी खड़ी होती, जनता हमें सपोर्ट नहीं करती। अगर आप काम नहीं करेंगे और हमें बताएंगे कि आप स्केपगोट हैं, उसके आप जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। एक आखिरी सवाल बताइए, क्या अकेले चुनाव लड़ने का भी कोई इरादा है क्या? क्योंकि 6 तो आप लोगों ने बता दिया कि आपकी मांग है, अकेले चुनाव लड़ने का भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास है? अकेले मतलब मेरा ये कि आप बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा नहीं करेंगे, ये मैं भी जान रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन हो सकता है 23 सीट अगर बाकी लोग लड़ते हैं तो उस पर आप लोग चुनाव। रोहित भाई, मेरे लेवल पे इफ एंड बट में बात नहीं होगी, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो भी जैसा होगा, सिचुएशन आएगा, वी विल डील इट अकॉर्डिंगली। लेकिन अपनी मांग पे आप लोग अभी भी कायम है? 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा। बिल्कुल कायम है, और हम जानते हैं कि भाई बीजेपी है वो सकारात्मक और एक सम्मानजनक हमें बिहेवियर के साथ पेश आएगी, और इसलिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं आप लोग। तो आपको लगता है कब तक सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है? 24-48 घंटे के अंदर। 24-48 घंटे में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विनीत कुमार सिंह, जो कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता है। और जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है इस वक्त पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में, वो कहीं ना कहीं जबरदस्त चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। बीजेपी को अब तय करना है कि किस तरीके से इन दोनों में सुलह कराया जाए, या फिर कौन गठबंधन में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बाहर जा सकता है। ये सब कुछ जो है अगले 24-48 घंटे में इसका फैसला हो सकता है, ऐसा कहना है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 15 मार्च तक जो है वो सीटों का बंटवारा जो है वो जो हो जाएगा, उसका ऐलान भी जो है वो 15 मार्च तक हो जाना है। लेकिन जब तक
चिराग और पशुपति पारस के बीच में ये जंग चलती रहेगी, कोई झुकने को तैयार नहीं होगा, तब तक सवाल खड़े होते रहेंगे कि आखिर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक क्यों नहीं चल रहा है और आखिर इस चाचा भतीजे के तकरार का खामियाजा कहीं एनडीए को ना भुगतना पड़े। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की तमाम बड़ी खबर। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।